This is the second video on the topic of electric current और current electricity। तो लास्ट टॉपिक में हमने आपको करंट की 4 क्लासेस बताई थी। हम इस वीडियो की स्टार्ट में पहले आपको कुछ अच्छे सवाल कराते हैं, जैसे कि इस चैप्टर से सवाल के आने की ज्यादा उम्मीदें हैं। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू कम हियर फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स, और बहुत न्यूमेरिकल्स हैं। उन न्यूमेरिकल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आप देखिए, आसान सा न्यूमेरिकल हो सकता है क्या। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरीड बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर। करंट ऑफ, चलो इसको 3-4 हिस्सों में कर लेते हैं। 1 एम्पियर एक मैं बता दूंगा, दूसरा आप कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट इसमें हो सकता है 1 माइक्रो एम्पियर, थर्ड पार्ट हो सकता है 1 मिली एम्पियर है इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये तीनों करंट कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके चलती हैं। अब आपको इससे एक अंदाजा भी लगेगा। तो अगर पहले केस की बात करें तो हमारे पास आई की वैल्यू 1 एम्पियर दी हुई है, यानी, और टाइम की वैल्यू हमारे पास 1 सेकेंड दी हुई है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वी हैव अ फार्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इन द केस ऑफ कंडक्टर अगर बात इलेक्ट्रॉन्स की हो रही हो तो Ne अपॉन T कर दिया जाएगा। तो Ne अपॉन T से अगर हम देखेंगे तो यहाँ हम 1 रखेंगे। N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आप जानते हैं 1 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय टाइम 1 सेकेंड। इट इम्प्लाइड दैट N इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। थोड़ी देर तक सॉल्व कीजिए, जल्दी से आपको एक आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये आपका पहला आंसर। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड वन, यहां पर बस एक काम आपको करना है। 1 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, इस 1 मिली एम्पियर को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। जैसे ही आपने लिखा, अब फिर से यहाँ पर आई की वैल्यू आप लिखेंगे Q अपॉन T। तो Q की जगह पर आप लिख सकते हैं Ne अपॉन T। N की जगह पर आप लिख सकते हैं I इंटू T डिवाइडेड बाई E। I की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एक बार आप घटाओगे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से मैं तीसरा सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बन सकता है, ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है। बी वेरी सीरियस एंड बी वेरी कॉशियस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 बिकॉज ऑल यू हैव टू डू विद द वीडियो ओनली। प्लीज फॉर गॉड सेक डू नॉट रिले ऑन एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द वीडियो, बिकॉज आई विल गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द न्यूमेरिकल्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द सेक ऑफ योर एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड्स। तो keep with us and keep watching the videos. Okay, this is the first question you have to write down with its solutions. Now the second one. What is the second kind of question can be asked from the current? This is the second one. Consider charge varies with time as Q as a function of T। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? QT इज इक्वल टू 3T स्क्वायर प्लस 2T प्लस 1 मान लो। ठीक, आपसे पूछा जाता है फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट, फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। Q एक टाइम का फंक्शन दिया गया है, तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फार्मूला ऑफ I इंस्टेंटेनियस। I इंस्टेंटेनियस का फार्मूला d बाई dt ऑफ Q होता है, ये हमने आपको पढ़ाया है।
और 11th क्लास में डिफरेंशिएशन मैंने बहुत कायदे से आप सबको समझाया था. वट एवर यू हैव ऑप्टेड और इलेक्टेड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, आई डोंट कंसर्न रिगार्डिंग टू दिस. आई एक्सप्लेन द every possible differentiation and integration in this case. So now we have to differentiate q, and q is the function of t. So this is 3t square 2t plus 1. You know very well. Now we will write a d by dt of t square plus 2 into d by dt of t and plus 1 into d by dt of t की पावर 0. फार्मूला आपको याद रहना चाहिए. क्या था फार्मूला? टी स्क्वायर को हम लिखेंगे 2t डिफरेंशिएशन के बाद 2t माइनस 1, फिर हम लिखेंगे 2 इंटू 1t 1 माइनस 1 और यहाँ 1 इंटू 0t 0 माइनस 1. ठीक. अब देखिए ये करंट का फंक्शन आ गया. कितना आया? 3 टू 6t प्लस 2. तो I इंस्टेंटेनियस एट t बराबर 2 सेकेंड. I इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधे सीधे इसमें उठाइए और रख दीजिए. t की वैल्यू 2, 6 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज 14 यूनिट. आई एम नॉट मेंशनिंग यूनिट इन द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई रोट द यूनिट ऑफ करंट एज यूनिट, नॉट एम्पियर. राइट. अगर यहां पर दिया होता कि चार्ज कूलम में वेरी कर रहा है टाइम्स के साथ, तो फिर आप यहां पर इसकी यूनिट एम्पियर लिखते, लेकिन हमने नहीं मेंशन किया तो आप नहीं लिखेंगे. ये था दूसरे टाइप का क्वेश्चन. तीसरे टाइप का क्वेश्चन बड़ा सुंदर सवाल. कहते हैं द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम revolve around the nucleus, around the nucleus with a frequency of 6 into 10 की पावर 14 hertz. Calculate equivalent current. अगर आपने ये 3 क्वेश्चन भी इस पर रेडी रखे तो आ सकता है. Every possible type of questions belongs to this chapter and onwards. I will be mentioned in the video. You need not to go anywhere else. But just keep watching my videos and subscribe my channel and do comment regarding to the quality and all this matter. Okay? So please. अब हमने आपको आई सर्कुलर का एक फार्मूला समझाया था. क्या था वो? Q अपॉन टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम पीरियड. Q अपॉन टी. एक बार रिवाइज करा देता हूं. तो टाइम पीरियड होता है वन अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी. Q इंटू एफ. Q क्या है भाई? ये इलेक्ट्रॉन का मामला है तो E इंटू एफ. F क्या है? फ्रीक्वेंसी. E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 14 एम्पियर में इसका आंसर आ जाएगा. ये 3 टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं जो हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ करंट के बारे में डिस्कशन की थी. 4 टाइप की करंट आपको बताई. एवरेज करंट, 3 टाइप की. एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट और उसके बाद फिर हमने सर्कुलर करंट के बारे में बताया था. तो उनसे रिलेटेड ये सारे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं. अभी इसमें आगे बढ़ते जाएंगे और भी न्यूमेरिकल्स आते जाएंगे. तो बाबू भैया हमने आपको कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स लिखवाए थे. उसमें एक पॉइंट लिखवाया था कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज कन्वेंशनल. इट इज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. और बार बार उछल कर हम तीर लगाते हैं सर्किट में, इधर से इधर करंट फ्लो कर रही है. तो हमारी मजबूरी थी. इट इज वी हैव टू बाउंड टू डिफाइन अ वेक्टर. तो अब जो वेक्टर हमने करंट की डायरेक्शन में डिफाइन किया उसके बारे में हम बात करेंगे. किसके बारे में डिफाइन किया? एक वेक्टर के बारे में डिफाइन किया. उस वेक्टर के बारे में बात करेंगे. दैट्स नोन एज करंट डेंसिटी. ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और ये करंट की डायरेक्शन में डिफाइन होती है. क्या है भाई? करंट डेंसिटी. इसका यूजुअल सिंबल जो है वो जे लिया जाता है और ये वेक्टर जे. ठीक. क्या डिफाइन होती है करंट डेंसिटी? अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट,
flowing current. A vector in the direction of flowing current defined as the current per unit area of cross section. Area of cross section is known as current density. ये करंट डेंसिटी डिफाइन है, इज नोन एज करंट डेंसिटी, यानी किस डायरेक्शन में करंट डेंसिटी. अब देखो करंट डेंसिटी, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है. अब ये बार बार हम ये फिगर बनाएंगे इस चैप्टर में, तो आज पहली बार बना रहे इसलिए डिटेल से समझ लो. जैसे ये एक कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ठीक. ये हमने कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है. अगर हम इसमें करंट सेट करना चाहते हैं तो करंट सेट करने के लिए इस कंडक्टर के हम एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और दूसरे एंड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे. राइट, ये दो टर्मिनल से हमने जोड़ दिया. अब यहां से एक करंट फ्लो करेगी. जब करंट फ्लो करेगी तो ये वाला पोर्शन हाई पोटेंशियल पर होगा, करंट जहां से लीव आउट करेगी ये लो पोटेंशियल पर होगा. बच्चों इसको याद रखना, ये बार बार इस्तेमाल होने वाला फैक्टर है हमारे लिए, कंडक्टर है. तो करंट डेंसिटी इसमें क्या डिफाइन होती है. सपोज करो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है. ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक. और ये करंट की फ्लो डायरेक्शन है आई. तो यूनिट करंट डेंसिटी क्या डिफाइन होगी, करंट डेंसिटी जो डिफाइन होगी वो करंट डेंसिटी डिफाइन होगी कैसे, ये डिफाइन होगी करंट पर यूनिट एरिया, यानी करंट अपॉन एरिया. ये क्या होता है, आई अपॉन ए. याद रखना ये जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी. J is a vector quantity defined in the direction of flowing current. ये फ्लोइंग करंट की डायरेक्शन में ही डिफाइन होती है. फ्लोइंग करंट जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगी. तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे करंट डेंसिटी का, J इज इक्वल टू आई बाई ए. मैंने पूरा हट के दिखा दिया है. अब आपका ये पहला टॉपिक था जो आज हमको आपसे डिस्कस करना था, करंट डेंसिटी, ठीक. अब हम लोग दूसरा आज का टॉपिक उठाएंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में सीखेंगे. तो ये वीडियो को पॉज करके नोट करना है. एज यूजुअल व्हाइट बोर्ड भरने के बाद मैं बोलूं या ना बोलूं, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, क्योंकि कि हम इरेज कर चुके होंगे. अब साहब अगली हेडिंग डालते हैं. इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ करंट कंडक्शन. इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ करंट कंडक्शन. हो सकता है आपकी बुक में ये किसी और डेफिनेशन से दी गई हो, इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ करंट कंडक्शन, लेकिन इसका जो फाइनल है वो हम आपको लिख के दे रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक. अब ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन करंट को समझने के लिए हमारा जानना बहुत जरूरी है कि कैसे करंट का कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉनों के थ्रू, ठीक. तो अब हम शुरू करेंगे लिखना. वी नो दैट कंडक्टर कंटेन enormous number of free electrons. ठीक. कंडक्टर में enormous number of free electrons होते हैं. These electrons are moving randomly. These free electrons moving randomly
in the empty space between the atoms of the conductor। जो कंडक्टर के बीच में खाली जगह होती है उस जगह में ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं, है ना। ठीक है। द मोशन इज ड्यू टू दिस मोशन इज ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, That's why this is called thermal motion। क्या कहते हैं इसको? थर्मल मोशन। That's why this motion is called thermal motion। इसे हम थर्मल मोशन कहते हैं। And the velocity of the electron is known as thermal velocity। And velocity of the electron is known as thermal velocity। ठीक है भैया, थर्मल वेलोसिटी। अब फिर हम एक कंडक्टर बनाएंगे। इतना तो आपने समझ लिया, एक बार जो लिखा फिर से पढ़ देता हूं। We know that conductor contain enormous number of free electrons. These free electrons moving randomly in the empty space between the atoms of the conductor. This motion is due to the temperature of the conductor. That's why this motion is called thermal motion. And the velocity of the electron is known as thermal velocity। अब ये कंडक्टर का इनसाइड व्यू देखिए आप। ये कंडक्टर का इनसाइड व्यू है। ऐसे ही रखा हुआ है कंडक्टर। अभी हमने इसके ऊपर कोई बैटरी नहीं लगाई है, कोई करंट हम इसको नहीं दे रहे हैं, अभी ये ऐसे ही रखा हुआ है। तो होता क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहां ये तीर मोशन है, और ये जो पॉइंट आप जहां से मोड़ रहे हैं ये पॉइंट ऑफ कोलिजन्स हैं। तो टिपिकल ट्रेजेक्ट्री इलेक्ट्रॉनों की ऐसी होती है, ऐसे ऐसे कहीं भी चल सकते हैं, लेकिन बस इतना ख्याल रखना है कि अपने एटम को वो परमानेंटली लीव करके नहीं जा सकते। वो जब भी रहेंगे एटम्स के बीच में ही रहेंगे, कभी भी परमानेंटली लीव नहीं करेंगे। ये है टिपिकल ट्रेजेक्ट्री। आप चाहे तो इसे अलग से भी बना सकते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन मोड़ेगा वो पॉइंट ऑफ कोलिजन होगा। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू किया, फिर यहां आ गया, ये टिपिकल ट्रेजेक्ट्री है। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। ये टिपिकल ट्रेजेक्ट्री है। टिपिकल ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कोई भी शेप की हो सकती है। तो ये टिपिकल या रैंडम मोशन में होते हैं, और ये टिपिकल ट्रेजेक्ट्री का फिगर हो सकता है। ये जितने भी पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कोलिजन है। ठीक है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये लिखने वाली, लेट U1, U2, U3 ... UN are the velocities of n free electrons। Then U average is equal to U1 plus U2 ... UN। अब अगर आपको वेक्टर याद हो तो वेक्टर में मैंने आपको एक टर्म सिखाया था कि अगर वेक्टर का ओरिएंटेशन रैंडम हो तो फिर उसका नेट इफेक्ट 0 हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ वेलोसिटी वेक्टर रैंडमली ओरिएंटेड है। तो n इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वो 0 होगा। एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगी 0 होगी। यही रीजन है कि ये मान लीजिए एक कंडक्टर है और एक कमरे में रखा हुआ है। तो जब कमरे का टेम्परेचर घटे बढ़ेगा तो ही इस कंडक्टर का टेम्परेचर घटे बढ़ेगा। अगर इस कोलिजन की वजह से टेम्परेचर घटता बढ़ता
तो फिर आपका कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर भी गर्म या ठंडा होता रहता। लेकिन आप एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर आपके रूम का टेम्परेचर होगा या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा, वही टेम्परेचर आपके कंडक्टर का भी होगा। इसकी वजह क्या है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी उनकी 0 होती है। ठीक है, ये एक रीजन है। तो बच्चों, ये करंट कंडक्शन के मॉडल का पहला हिस्सा हमने आपको बताया जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया था। तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में थे, और जब रैंडम मोशन में थे तो फिर उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 हो गई। ये पहला हिस्सा है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ड्रिफ्टिंग कैसे होती है और क्यों होती है। तो ये पहला हिस्सा है। ठीक है भाई।